हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रपूर्ण क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम स्टार्ट कर रहे हैं आकलन और मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्या चीज़ें हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी आकलन और मूल्यांकन के अंतर्गत मापन को पढ़ना। क्या चीज़ पढ़ना भाई साहब? मापन को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है मापन? मापन मूल्यांकन का वह भाग है, कौन सा भाग है, कौन सा हिस्सा है? वह हिस्सा है जिसमें किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को संख्यात्मक रूप से निरूपित किया जाता है। यही तो मापना है। मापन यानी कि अंक प्रदान करने की औपचारिक जो प्रक्रिया होती है किसी चीज को, विभिन्न जो तथ्य हैं उनको विभिन्न आयाम हैं, उन आयामों को संख्यात्मक ये जो संख्यात्मक आपके अंक प्रदान करना, क्या करना? अंक प्रदान करना। यही औपचारिकता, यही औपचारिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। तो कुछ विद्वान हैं, उनकी परिभाषाएं देख लो भले। एस स्टीवेंस कहते हैं मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के आधार पर वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन क्या है? मापन है भाई कोई निश्चित स्वीकृत नियम है, उन नियमों के आधार पर वस्तुओं को क्या है? अंक प्रदान करना। यही यही क्या है भाई? अपनी मापन कहलाता है, एस स्टीवेंस के अनुसार है। वहीं ब्रेडफील्ड और मोल्डोक कहते हैं किसी तथ्य की विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना, प्रतीक प्रदान करना ही क्या कहलाता है भाई साहब? मापन कहलाता है। वहीं कौन कह रहा है? ब्रेडफील्ड और मोल्डोक कहते हैं। लेकिन वेस्ले महोदय कुछ अलग कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन मूल्यांकन का वह भाग है। मापन क्या है? मूल्यांकन का ही वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान, औसत आदि के द्वारा क्या किए जाते हैं? व्यक्त किए जाते हैं। वो ही वेस्ले के अनुसार क्या है? मापन है। चलो फिर क्या है? कर्लिंगर है। कर्लिंगर क्या कहते हैं? मापन नियमानुसार वस्तुओं और घटनाओं को क्या करना? संख्या प्रदान करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू किसके? ये है कर्लिंगर के अनुसार। थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम, कुछ क्या होता है? परिमाण होता है। ये थॉर्नडाइक के अनुसार है। आपके हेल्मस्टेडर कहते हैं मापन को किसी व्यक्ति या पद में निहित विशेषताओं को क्या करना? आंकिक वर्णन करना। आंकिक वर्णन को ही क्या कहते हैं? प्रक्रिया के रूप में परिभाषित आपकी करा है किसने? हेल्मस्टेडर ने। वहीं ई ए पील कहते हैं मापन का उद्देश्य व्यक्ति को एक संतुलन व्यक्तित्व प्रदान करना है। मापन का उद्देश्य व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना है ताकि वह समाज द्वारा प्रदत्त जो उत्तरदायित्व हैं उन उत्तरदायित्व का निर्वाह बखूबी कर सके। ओके जी। एस स्टीवेंस के अनुसार मापन के 4 स्तर हैं। यही स्टीवेंस महोदय, आपके एस स्टीवेंस महोदय यही मापन के 4 स्तर बताते हैं। कौन कौन से? एक है नामित मापन, चलिए। दूसरा है क्रमिक मापन, ऑर्डिनल लेवल। तीसरा है आपके आंतरिक मापन, इंटरवल लेवल। और आनुपातिक मापन, रेशियो लेवल। ये कौन कहते हैं? ये आपके एस स्टीवेंस 4 आपके मापन के क्या बताते हैं? स्तर बताते हैं। ओके जी, ठीक है। कौन कौन से? देखो देखो, वापस देखो। नामित, क्रमिक, आंतरिक, आनुपातिक। अब ये क्या चीजें हैं? सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं नामित से। नामित मापन से, नॉमिनल लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो नॉमिनल लेवल को समझते हैं। चलो, इसमें व्यक्ति या घटना को किसी गुण या विशेषता, ये लो, किसी गुण या विशेषता इनके आधार पर नाम या संकेत प्रदान किया जाता है। जैसे कि कोई गुण देखे, किसी की विशेषता देखी, तो आप क्या करेंगे? नामित, नॉमिनल, नामिता कर दिया गया, नामित, नॉमिनल,
ठीक है। गुण या विशेषता के आधार पर आप उसे कह सकते हैं क्या, आप उसे ग्रामीण कह सकते हैं, शहरी कह सकते हैं, कला कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। गणितीय संक्रिया नहीं होती हैं, ये याद रखना। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इसमें नहीं देंगे। सबसे कम परिष्कृत मापन है ये, सबसे कम शुद्ध परिष्कृत मापन है ये। दूसरा है क्रमिक मापन। नाम से पता चल रहा है ऑर्डिनल लेवल गुणों की मात्रा या आकार के आधार पर। वो आप गुण और विशेषता, ये मात्रा और आकार किनकी, गुणों की निश्चित क्रम प्रदान करते हैं, निश्चित क्रम प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे कि प्रथम, द्वितीय, श्रेष्ठ, औसत। गणितीय संक्रिया से बड़ा तथा से छोटा होती है, ये सिंबल्स हैं आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रमिक के बाद में तीसरा अपना आता है अंतरित मापन, इंटरवल लेवल। इसमें 2 वर्गों, व्यक्तियों, वस्तुओं के मध्य क्या है, अंतर को क्या है, अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्रत्येक अंतर की दूरी क्या होती है, समान होती है। और ये किस में होता है, ये आपके होगा ग्रेडिंग सिस्टम है। ये ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, अंतर आपके समान देखने को मिलता है। जैसे देखो ग्रेडिंग ABC आदि क्या है, किसके अंतर्गत होगी, ये आंतरिक होगी, यानी कि 2 वर्गों, व्यक्ति और वस्तुओं के अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करना। इसमें निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है, अर्थात इसके द्वारा किया गया मापन सापेक्ष होता है, निरपेक्ष ना होकर, शून्य बिंदु ना होकर क्या है, सापेक्ष है। शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक, देखो किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है, सर्वाधिक क्या है, योग इसी मापन का है। ये बात इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक किसका अपने मापन का होता है, तो अंतरित मापन होता है, ये सर्वश्रेष्ठ आपका मापन है। लेकिन इसमें गणितीय संक्रियाएं क्या है, प्लस और माइनस होती हैं। लेकिन ये देखो यहाँ पर देखो अनुपातिक देखो मापन, यह सबसे शुद्ध परिष्कृत तथा प्रचलित मापन है। ठीक है, सबसे शुद्ध और सबसे परिष्कृत और सबसे प्रचलित कौन सा है, ये आपके अनुपातिक है, रेशियो लेवल है। यह वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैज्ञानिक मापन है। मापन परिणामों को अनुपात के रूप में व्यक्त करता है। इसमें निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है, निरपेक्ष बिंदु है 0, 0। इसे सभी गणितीय संक्रिया समाव है। सामान्यतः इसका भौतिक राशियों का मापन में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग सबसे कम होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में तो आपकी आंतरिक, कौन सा, अंतरिक जो मापन है, ये अंतरित मापन है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम शामिल था। ये रहा, जिसमें क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम शामिल था, जिसमें सापेक्ष चीजें थी, निरपेक्ष चीजें निरपेक्ष नहीं थी, क्योंकि शून्य बिंदु नहीं है, समान अंतर है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मापन के बाद, मापन का फंडा क्लियर, मापन के फंडे के बाद आते हैं हम आकलन और मूल्यांकन के बीच में। आकलन और मूल्यांकन, सबसे पहले असेसमेंट यानी कि आकलन, मापन के बाद आकलन पे बढ़ते हैं। मूल्यांकन की चीजों में आकलन का क्या योगदान है, देखो आकलन मूल्यांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है कौन, आकलन, असेसमेंट। कैसे, जिसमें विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय पर निर्णय प्रदान करने के लिए सूचनाओं का संकलन किया जाता है। संकलन करने का काम आकलन में, जो निम्न प्रकार के आकलन इसमें सम्मिलित होंगे, कौन कौन से, देखो सबसे पहले स्थापन या आधार रेखा आकलन या नियोजनात्मक आकलन, प्लेसमेंट, बेसलाइन, असेसमेंट। स्थानापन, आधार रेखा आकलन, नियोजनात्मक आकलन, बोले तो प्लेसमेंट या बेसलाइन असेसमेंट। सत्र के प्रारंभ में बच्चों के शैक्षिक स्तर को या अधिगम स्तर को जानने के लिए किया जाने वाला आकलन आधार रेखा आकलन, नाम से पता चल रहा है आधार यानी कि बच्चे का आधार कब स्टार्ट होता है, या स्थापन आकलन कहलाता है। यह आकलन कक्षा 2 से प्रारंभ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। विच क्लास,
क्लास सेकंड। किसी भी कक्षा में अध्ययनरत बच्चों के वास्तविक शैक्षिक स्तर को जानने के लिए किया जाता है ताकि बच्चों के उसके आधार पर उचित योजना बनाकर शिक्षण करवाया जा सके। दूसरा है रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन, बोले तो फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये क्या है? ये वैसा ही है जैसे आप सूप बना रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, बराबर रसोई में चख रहे हैं, चखने के बाद उसमें आप वापस सुधार कर रहे हैं, यही आपका क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक या निर्माणात्मक, निर्माण के दौरान आकलन होता है उसे निर्माणात्मक, रचना के दौरान रचनात्मक। यह शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति का भय मुक्त वातावरण में निरंतर रूप से किया जाने वाला आकलन है। विद्यार्थी व शिक्षक दोनों की फीडबैक लेने के लिए शिक्षण को संपूर्ण अवधि के दौरान यह आकलन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिगम तथा विकास में निरंतर वृद्धि करना है। ओके, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ये किया जाता है, बच्चों में हाथों हाथ सुधार किया जा सकता है, इसमें विद्यार्थियों की भूमिका बढ़ जाती है। यह नैदानिक और उपचारात्मक दोनों हैं और शिक्षण के दौरान आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। क्योंकि आप उसी समय अगर कोई सूप बना रहे हैं, सूप में कुछ नमक मिर्ची जो भी कम लगी, पता नहीं क्या क्या डलता है, तो आप तुरंत डाल दोगे तो क्या हो जाएगी? सुधार हो जाएगा। विद्यार्थियों के स्वयं सक्रिय रूप से शामिल होने की मंच प्रदान मिलता है। सेनेटरी महोदय ने रचनात्मक आकलन को सूक्ष्म आकलन, माइक्रो असेसमेंट का नाम कहा। इनमें प्रभावकारी फीडबैक की व्यवस्था होती है जिसमें कार्य सुधार का अवसर मिलता है। फिर है सारांशात्मक, योगात्मक, संकल्पनात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होता है। समेटिव नाम से पता चल रहा है ना, योग कब करोगे? लास्ट में, ठीक है। सारांश कब निकालोगे? लास्ट में। संकल्पना बनाओगे लास्ट में। यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाने वाला विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम से क्या सीखा, सार प्रस्तुत करता है। इस बात का आकलन करता है कि पाठ्यक्रम इकाई या सत्र की समाप्ति पर शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात एक विद्यार्थी ने क्या सीखा है, उसकी उपलब्धि का स्तर क्या है। यह आमतौर पर एक श्रेणीगत ग्रेडेड परीक्षण होता है। इसमें एक पैमाने के अनुसार ग्रेडों के एक सेट के अनुसार अंक दिए जाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? इसके अधिगम का देखो, विद्यार्थी के अधिगम का आकलन करता है, अर्थात इस बात का आकलन करता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा। यह पाठ्यक्रम सत्र या इकाई की समाप्ति पर किया जाता है। मुख्य उद्देश्य मूल्य निर्धारण करना है। इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य मूल्य का निर्धारण करना है। यह शैक्षणिक आपके उत्पादन संबंधी मूल्यांकन है। इसका संबंध पाठ्यक्रम के परिणाम या निष्पादन का मूल्यांकन करना है। सेनेटरी महोदय ने इसे वृहद मैक्रो मूल्यांकन कहा। यह पाठ्यक्रम में सफलता की भविष्यवाणी करता है कि पाठ्यक्रम है सफल हुआ कि नहीं हुआ। आकलन का पारंपरिक तरीका है जिसमें शिक्षक की भूमिका अहम होती है। यह शिक्षा प्राप्ति का आकलन है। देखो देखो देखो, जब रसोईया सूप चखता है तो रचनात्मक है, जब अतिथि सूप चखते हैं तो वो योगात्मक है। रॉबर्ट स्टेक्स के अनुसार माइकल स्क्रिवेन ने 1967 में अपनी पुस्तक द मैथोलॉजी ऑफ इवोल्यूशन में योगात्मक व रचनात्मक मूल्यांकन की अवधारणा दी। किसने? माइकल स्क्रिवेन ने 1967 में। 1968 में बीएस ब्लूम ने इस शब्दावली का उपयोग अपनी पुस्तक कौन सी, लर्निंग फॉर मास्टरी में किया। और इसके बाद 1971 में ब्लूम ने आपके एक और पुस्तक हैंडबुक ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन में भी लिखी है। फिर है देखो निदानात्मक आकलन। छात्र की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता किया लगाने के लिए यह आकलन किया जाता है ताकि उपचारात्मक शिक्षण दे सके। ठीक है। आकलन के प्रतिमान। आकलन के प्रतिमान देखते हैं। सबसे पहले जो अधिगम है, इस अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें इस बात का आकलन किया जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर अधिगमकर्ता के अधिगम स्तर या व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, अर्थात उसने कितना अधिगम किया। यह है अधिगम का आकलन। यानी कि
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर अधिगमकर्ता के अधिगम स्तर या व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। यह अधिगम प्रक्रिया शुद्ध परिणाम है जो कि अधिगमकर्ता के अंतिम अधिगम व्यवहार व प्रारंभिक अधिगम व्यवहार का क्या करता है, अंतर है। इसका अधिगम का आकलन, यानी कि जो आपने अधिगम किया उसका है आकलन, यानी कि जो आपने शुरू में प्रारंभ में स्टार्ट किया और लास्ट में जो खत्म किया उसके बीच में जो अंतर था वही आपके अधिगम का आकलन है। अधिगम का आकलन इज इक्वल टू अधिगम प्रक्रिया के अंत में अधिगम स्तर, अधिगम प्रक्रिया के शुरू में होने वाली पहले अधिगम स्तर, ये माइनस करोगे अधिगम आकलन आएगा। इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता नगण्य एवं अध्यापक की भूमिका सर्वाधिक होती है, ये शिक्षक उन्मुख होती है। ठीक है, यह इकाई या सत्र या पाठ्यक्रम की समाप्ति योगात्मक आकलन पर किया जाता है, अर्थात योगात्मक आकलन के सदृश है और यह आपकी परंपरागत प्रक्रिया है। 3 क्रियाएं होती हैं। अध्यापक अधिगम की रचना करता है, अध्यापक साक्ष्य एकत्रित करता है और अध्यापक अधिगमकर्ता को आंकता है, अर्थात इसका आकलन करता है और उसने क्या सीखा है वह क्या नहीं सीखा इसका निर्धारण करता है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन देखा, अब अधिगम के लिए आकलन देखते हैं। देखिएगा भाई साहब, यह आकलन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण जो अधिगम है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों की अधिगम करने की क्षमता कितनी है। विद्यार्थियों की अधिगम करने की क्षमता कितनी है, इसमें विद्यार्थी की स्वायत्तता में वृद्धि होती है। अधिगम के लिए आकलन में हम देखते हैं ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान ये जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों की अधिगम करने की जो क्षमता है, विद्यार्थियों की अधिगम करने की क्षमता कितनी है, विद्यार्थियों की स्वायत्तता में वृद्धि होती है। इसमें परिणाम की आधार पर विद्यार्थियों का आगामी अधिगम कार्य निर्धारित किया जाता है, अर्थात अधिगम के लिए आकलन किया जाता है कि आगे अधिगम का कार्य निर्धारण करना है। परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों का आगामी जो अधिगम का कार्य निर्धारित है किया जाता है, अर्थात अधिगम के लिए आकलन होता है कि कैसे इसका बच्चों पर क्योंकि आकलन इसलिए करते हैं कि अधिगम कार्य है वो निर्धारित कर सकें। तो क्या अधिगम के लिए आकलन हो रहा है, वो अधिगम का आकलन था, ये अधिगम के लिए आकलन है, बात समझ में आ रही है ना। इसे रचनात्मक आकलन के सदृश देखा जाता है। ठीक है भाई साहब, वो क्या था, योगात्मक था, ये रचनात्मक आकलन के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट, विद्यार्थी की उपयुक्त फीडबैक व उपयोगी परामर्श पर जोर दिया जाता है। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स, फीडबैक एंड ऑल्सो उपयोगी जो परामर्श है उन पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट, मूव ऑन। यह उपचारात्मक होता है, इसमें छात्र की तत्कालीन प्रतिक्रिया का आकलन कर शिक्षण में संशोधन किया जाता है, इसलिए तो ये अधिगम के लिए आकलन है। इसमें अध्यापक अधिगम की डिजाइन करता है, विद्यार्थी के फीडबैक के साथ आकलन की डिजाइन तैयार करता है। अधिगम के रूप में अगला थर्ड है, ये यहाँ पर क्या है, के रूप में। यह निर्धारणात्मक परीक्षण के अधिक संबंधित है। इस आकलन का निर्धारण सह अधिगम पर अधिक बल देने के हिसाब से किया जाता है। इसमें आकलन पीयर असेसमेंट का अवसर प्रदान करता है। इसमें विद्यार्थी अपने और दूसरों के प्रति गुणवत्तापूर्ण सूचना संग्रहण का उत्तरदायित्व देते हैं। विद्यार्थी अपने तथा दूसरे के प्रति गुणवत्तापूर्ण सूचना संग्रहण का उत्तरदायित्व लेते हैं और अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर अधिगम की डिजाइन रचना करते हैं। अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर आकलन की रचना करते हैं। अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर अधिगम प्रगति मैप का निर्माण करते हैं। अधिगम के रूप में निर्धारणात्मक परीक्षण से संबंधित है। इसमें आकलन का निर्धारण पीयर लर्निंग सह अधिगम पर अधिक बल देने के हिसाब से किया जाता है और यह स्व आकलन व पीयर असेसमेंट सह आकलन का अवसर प्रदान करता है। इसमें विद्यार्थी अपने और दूसरे के प्रति गुणवत्तापूर्ण सूचना संग्रहण और उत्तरदायित्व लेते हैं। अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं इसे। चौथा, अधिगम में आकलन। अधिगम का आकलन शिक्षण व अधिगम के केंद्र में प्रश्न रखता है और यह शिक्षण को सही उत्तर पर उसके फोकस को उपयोगी प्रश्न पर फोकस की ओर ले जाता है। इसमें विद्यार्थी पूछताछ के द्वारा ऐसे प्रक्रिया
में लगे रहते हैं जो उनको अधिगम के लिए बारे में फीडबैक देती हैं। अधिगम केंद्र में आपके विद्यार्थी रहता है। अधिगम में आकलन में विद्यार्थी अधिगम के प्रदर्शन की पहल करता है। अध्यापक केवल कोच या परामर्शदाता की भूमिका में रहता है। स्रोत हैं अपने सीसी टीचर मैनुअल फॉर क्लास 6 to 8 CBSE। तो ये थे अध्यापक अधिगम में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। ये प्रमुख रूप से आकलन के प्रतिमान है। नेक्स्ट, मापन के बाद आकलन, आकलन के बाद मूल्यांकन। देखो, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना है। शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित है जिसके अंतर्गत किसी गुण, योग्यता, विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। किसी गुण, योग्यता और विशेषता का क्या मूल्य निर्धारण का काम किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन किसी विद्यार्थी में उपस्थित गुणों की मात्रा का विश्लेषणात्मक अर्थात गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि किसी निश्चित उद्देश्य हेतु वह कितना उपयुक्त है। मूल्यांकन इज इक्वल टू आपके प्रगति का परिणात्मक विवरण जो होता है मापन, मूल्य निर्धारण प्लस, ठीक, प्रगति का गुणात्मक विवरण यानी कि मापन विहीन प्लस मूल्य निर्धारण, यानी कि मूल्यांकन इज इक्वल टू प्रगति का परिणात्मक एवं गुणात्मक विवरण प्लस मूल्य निर्धारण। परिभाषाएं, मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। देखो, मूल्यांकन यूँ तो हम समझ सकते हैं कि मूल्यांकन जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उन्हीं पर आधारित अंतर्गत अपन देखते हैं गुण, योग्यता और विशेषता का मूल्य निर्धारण किया जाता है। और मूल्यांकन किसी विद्यार्थी में उपस्थित गुणों की मात्रा का विश्लेषणात्मक क्या करता है, अर्थात जो गुणात्मक विवरण होता है वो प्रस्तुत करता है। परिभाषाएं में क्विनलैन व हन्ना विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्य के संकलन और उनकी व्याख्या करने की जो प्रक्रिया है ये मूल्यांकन कहलाती है। सबसे सटीक अच्छी सी परिभाषा देते हुए अपने क्विनलैन और हन्ना कहते हैं, विद्यालय के द्वारा बालक के व्यवहार में आए हुए परिवर्तन है उनके संबंध में साक्ष्यों के जो संकलन है, उन साक्ष्यों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की जो प्रक्रिया, ये मूल्यांकन है। दांडेकर कहते हैं, मूल्यांकन ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया हैं हमें यह बताती हैं कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को क्या है प्राप्त किया है। ये दांडेकर है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, ये कहते हैं गुइस मोहित। मुफात कहते हैं, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। ये बालकों की औपचारिक शैक्षिक आपके उपलब्धि में कहीं ज़्यादा है। ये व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखती हैं। ये व्यक्ति के विकास को उसकी भावना और विचारों क्रियाओं के संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों में क्या है व्यक्त करता है। उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली NCERT के अनुसार की पुस्तक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 बातों के संबंधित निर्णय किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, उद्देश्य की प्राप्ति कैसे प्राप्त किया गया और अधिगम अनुभव कितने प्रभावी उत्पाद रहे। जेडब्ल्यू राइट स्टोन है, मूल्यांकन में व्यापक जो व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों तथा शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्य उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। इसमें केवल विषय वस्तु का मूल्यांकन ही सम्मिलित नहीं, वर्ण, प्रवृत्तियां, रुचियां, आदर्श, चिंतन, विधियां, काम की आदतें, व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन, योग्यताओं का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताई जो शिक्षा की प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इस पर छात्र की अध्ययन आदतें और शिक्षक की शिक्षण पद्धति का बड़ा प्रभाव रहता है और मूल्यांकन की प्रविधियां वांछित दशाओं में छात्रों के विकास के समय में आपके प्रमाण संग्रहित करने में साधन है मूल्यांकन। इसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी में मूल्यांकन किसी भी कार्य प्रणाली में प्रयुक्त वह विद्या है जिसके द्वारा समस्त कार्यों की अंतिम स्थिति के गुण और अवगुणों की क्या आधार पर जानकारी मिलती है। क्लार और स्टार के अनुसार देखिए तो मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी की कार्य को प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। सीसी रोस मापन से आपके भिन्न मूल्यांकन ऐसी जांच प्रक्रिया है जो प्राय बच्चे के समूचे व्यक्तित्व और समूची शिक्षा स्थिति के बारे जांच आपकी प्रयुक्त होती है। जेम्स एल
जेम्स एम ली हैं। ये मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा और स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्र की प्रगति की जांच है। मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन छात्रों की स्थिति की प्रक्रिया को अग्रसर और निर्देशित करना है। इस प्रकार मूल्यांकन और नकारात्मक एक नकारात्मक प्रक्रिया और एक सकारात्मक प्रक्रिया है। स्टेपलेटिन है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया अथवा प्रक्रिया है, एक क्रिया अथवा प्रक्रिया है जो किसी मापन की वांछनीयता अथवा मान्यता को प्रक्रिया के लिए उपलब्ध होती है। ये किन्हीं निर्णय विकल्पों को जांचने के लिए उपयोगी जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करने और प्राप्त करने और उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया है। कार्टर वी गुड के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी वस्तु का मूल्य या कीमत निर्धारित करने या आंकने की बात की जाती है। रैमर्स व गेज के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापक छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। टॉर्गेर्सन एवं एडम्स के अनुसार मूल्यांकन करने से अभिप्राय है किसी प्रक्रिया वस्तु का मूल्य आंकना। इसलिए शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य किसी ऐसी निर्णय लेने से जिसमें यह पता चले कि शिक्षण प्रक्रिया अधिगम अनुभव किस सीमा तक सार्थक रहा। ब्रूस टैकमैन के अनुसार मूल्यांकन वह साधन है जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सके कोई भी कार्यक्रम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है अथवा नहीं, अर्थात यह जानने की अनुदेशनात्मक प्रक्रिया से जुड़े हुए अदा पक्ष के तत्व आंशित और निर्दिष्ट आपके उद्देश्य को प्राप्ति के कितने सक्षम है, ये ब्रूस टैकमैन के अनुसार है। रोनाल्ड डोल के अनुसार मूल्यांकन एक व्यापक और सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि विषय वस्तु और इसे प्रदान करने हेतु काम में लाए जाने वाले जो प्रक्रम स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। माइकल इसके अनुसार मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। चलो मूल्यांकन की अब विशेषताएं देखते हैं। परिभाषा तो अटर-पटर बहुत सारी थी, सारी एक चीजें घुमा फिरा की बातें कह रहे थे। विशेषता देखो तो मूल्यांकन आपकी सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है कंटिन्यूसली। इसका शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। उद्देश्यों के आधार पर ही ऑब्वियसली बात है मूल्यांकन किया जाता है। इसमें व्यवहार के सभी पक्ष जिसमें ज्ञानात्मक भी है, भावनात्मक भी है, क्रियात्मक है, सारे सम्मिलित होते हैं। यह शिक्षण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये मान के चलिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर ही सारी चीज़ें टिकी होती हैं। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसमें एक और जहां व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस बात की जांच की जाती है कि शिक्षण का संचालन समाज की आवश्यकताओं, आदर्शों और मापदंडों के अनुसार हुआ अथवा नहीं। इसलिए क्या है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सहकारी प्रक्रिया है। इसमें छात्र हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं आदि सभी स्रोतों का आवश्यक सहयोग प्राप्त करते हुए शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक सामग्री एकत्रित की जाती है। तत्पश्चात ये प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। यह एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। इसके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार शिक्षण की सीमा किस सीमा तक सफल हुई। शिक्षण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त जो क्रियाएं हैं, सामग्री उपयोगी हैं कि नहीं है। बालकों में व्यवहारगत जो परिवर्तन है किस सीमा तक आपके हुए। बालकों में किए जाने वाले जो बालकों के लिए कक्षा में दिए गए जो अधिगम अनुभव प्रभावात्मक रहे या नहीं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपके शामिल रहती हैं। प्रमुख रूप से अब मूल्यांकन के उद्देश्य, आवश्यकता या महत्व को समझें तो बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना और उनकी निष्पत्ति अचीवमेंट का पता लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। और मानसिक शक्ति है, रुचि है, उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाना और बालक के व्यवहार के सभी पक्षों को सम्मिलित करना। योग्यता अनुसार बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए आवश्यक है तथा ये बालकों की कक्षाोन्नति और कक्षा विभाजन में सुविधा प्रदान करती हैं। पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियों में सुधार करने हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। छात्रों को व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन देने के लिए भी आवश्यक रहते हैं। बालकों की अधिगम की जो कठिनाई है उनका पता लगे से और आवश्यकता अनुसार उनका क्या उपचार करने के लिए महत्वपूर्ण है। बालकों की दुर्बलता है, योग्यताएं हैं, उनकी जानकारी प्रदान करने में सहायता देना। अध्यापकों को कार्य कुशलता और सफलता का मापन करना है। अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना है और नवीनतम और प्रभावी शिक्षण विधियों और प्रविधियों की खोज करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है। उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना है किसकी, बालकों की। परीक्षा प्रणाली में आवश्यक जो सुधार हैं ये करने की सहायक हैं। ये सारी चीज़ें किसे, मूल्यांकन ही इन चीज़ों के मूल्यांकन इन चीज़ों का निपटारा कर सकता है। तो ये बातें थी निकल के आती हैं। और अगला है जो ब्लूम का मूल्यांकन अपने उपागम है, ये अगली कक्षा से हम क्या है प्रारंभ करते हैं। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।